हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5th यूनिट। तो सैड टॉपिक का 5वां यूनिट में हम लोग को पढ़ना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन। मतलब कहीं भी कोई भी नया सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोग हार्डवेयर कैसे चूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे चूज करते हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं पहले सिस्टम सिलेक्शन से। टॉपिक का नाम है हार्डवेयर एक्विजिशन और यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। कैसे सिलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उनके मेजर फेजेस क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेट्स सिस्टम सिलेक्शन। देखो, कहीं पे भी कोई भी सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए जब भी हम कोई नया सिस्टम लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिस्टम के साथ हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और उसके सपोर्ट्स होते हैं। अभी के समय में एक सही सिस्टम सेलेक्ट करना अगेन एक सीरियस प्रॉब्लम है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए कोई भी सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए सेवरल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है सब सिस्टम को सिलेक्ट करने से पहले। जैसे पहला और एक मेन जो क्राइटेरिया है वो क्या है, डिफाइन द सिस्टम कैपेबिलिटीज दैट मेक सेंस फॉर बिजनेस। मतलब पहले तो सिस्टम की कैपेबिलिटीज देखेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंस के लिए कारगर हो। नाउ कंप्यूटर्स हैव प्रूवन वैल्यूएबल बिजनेस इन द फॉलोइंग एरिया। कंप्यूटर जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे अपना वैल्यू ऐड करता है। पहला है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन एक होना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन में क्या क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रखने का जरूरत कम पड़े। सेविंग ऑन स्पेस, स्पेस सेव होना चाहिए, कम जगह में डेटा ज़्यादा रखना चाहिए। प्रिडिक्ट बिजनेस ट्रेंड, नए जो बिजनेस ट्रेंड्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है हमारा कॉस्ट एवॉइडेंस। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसका डिटेक्शन हमको पहले हो जाए। एबिलिटी टू एक्सपैंड ऑपरेशंस, जो भी काम कर रहे हैं वो काम हम लोग को एक्सपैंड करने में का एबिलिटी हो विदाउट एडिंग कलरिकल हेल्प, कलर का बिना हेल्प लिए हुए। इम्प्रूव्ड सर्विसेज, सर्विस हमारा इम्प्रूव हो। क्विक अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली अवेलेबल हो जाए कस्टमर को। एक्यूरेसी इम्प्रूव हो और फास्ट टर्न अराउंड हो। नाउ नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रॉफिट रिफ्लेक्ट्स द बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का बॉटम लाइन है प्रॉफिट को इम्प्रूव करना। इट्स एबिलिटी टू कीप रिसीवेबल विद इन रीजन। देखो, जनरली क्या होता है, सिस्टम सिलेक्ट करने से पहले, सिस्टम सिलेक्ट करना क्या मतलब, हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम में जो सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है कि कॉस्ट को रिडक्ट करे, कॉस्ट अवॉइड करे। अगर तो कॉस्ट को रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे इन्वेंट्री पे कम खर्चा हो, स्पेस को सेव करे। कॉस्ट अवॉइडेंस का मतलब क्या हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं तो पहले पता चल जाए बिना कलर का हेल्प लिए हुए। ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। सर्विसेज इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उसके बाद प्रॉफिट इंप्रूव हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं सिस्टम सिलेक्शंस के। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स तो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके और भी कुछ क्राइटेरिया है या कुछ फैक्टर्स है जिसके आधार पे हम लोग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। जैसे पहला तो हम लोगों ने देखा, सेकंड है स्पेसिफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स। स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है दैट इज क्लियरिफाई वेदर सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू पेरिफेरल्स और मेजर डिसीजन कंसर्निंग। मतलब हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कुछ पेरिफेरल्स को ही ऐड करने से काम चल जाएगा या बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट है असेस द कॉम्पिटेंस इन द इन हाउस स्टाफ। जो इन हाउस स्टाफ है वो लोग इस चीज के लिए कॉम्पिटेंस है कि नहीं। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द एक्सपर्टीज है कि नहीं, हमारे जो स्टाफ हैं उन स्टाफ मेंबर के बीच जो हम नया सिस्टम लाने जा रहे हैं उसके लिए एक्सपर्टीज है कि नहीं। कोई भी अगर हम कंप्यूटर, सपोज करो कि हम अपना कंप्यूटर
एक्वायर कर लें और पता चला कि लो हमारे यहाँ कंप्यूटर चलाने वाले स्टाफ ही नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लानिंग फॉर द हेल्प इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इन सब के लिए प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंसीडर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज ए पैकेज। जब भी हम नया सिस्टम लाते हैं तो उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको एक पैकेज की तरह समझते हैं। मैंने उसको समझना ये पड़ता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हम लेने जा रहे हैं क्या पता वो हमारे पुराने हार्डवेयर के कंपेटेबल ना हो, तो उसके लिए हमें नया हार्डवेयर भी लेना पड़े। दिस अप्रोच इंश्योर्स कंपेटेबिलिटी। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट। पहले तो हम लोग सॉफ्टवेयर को कंसीडर करते हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जैसा हार्डवेयर चाहिए उस हार्डवेयर को भी कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलप अ शेड्यूल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे। मेंटेनिंग अ शेड्यूल हेल्प्स कीप द प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल। अगर हम उस शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो प्रोजेक्ट हमारे अंडर कंट्रोल में होगा। और उसके बाद प्रोवाइड यूजर ट्रेनिंग। जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे इस नए सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, स्पेशली जो हमारे यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं स्पेशली, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उस प्रोजेक्ट का यूज कैसे करना है, उस सिस्टम का यूज कैसे करना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं सिस्टम सिलेक्शन के। नाउ ये सब तो सिंपल सिंपल फैक्टर्स है। अब इन फैक्टर्स के आधार पर जब भी हम लोग कोई सिलेक्शन करते हैं तो उस सिलेक्शन के कुछ फेजेज होते हैं, कि हम लोग को फेजेज क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना है। तो सिंपली कोई भी सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए कुछ फेजेज हैं। तो फेजेस का मतलब क्या होता है, एक तरह का साइकिल, या उसको लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं हम लोग। कि सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी व्यूड एज अ प्रोजेक्ट। सिलेक्शन प्रोसेस भी एक तरह का प्रोजेक्ट ही है, एंड इसके लिए भी प्रोजेक्ट टीम बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई बहुत लार्जर प्रोजेक्ट है, द टीम इंक्लूड्स वन और मोर यूजर रिप्रेजेंटेटिव्स, एन एनालिस्ट, एन एडीपी ऑडिटर्स एंड अ कंसल्टेंट। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें हमको एक या एक से अधिक यूजर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एनालिस्ट होने चाहिए, ईडीपी ऑडिटर होने चाहिए, और ये सब लोग मिलके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। वो मेजर स्टेप्स क्या क्या है? पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन, वेंडर सिलेक्शन, उसके बाद पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू। तो ये सारे मेजर फेजेज होते हैं कहीं भी सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं ये जो मेजर फेजेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और फिर सिस्टम स्पेसिफिकेशन। पहले इन दो वन बाय वन देखते हैं। नाउ तो स्टार्ट हम लोग करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। तो पहला फेज है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जब भी हम कोई सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो उसके पहले हमको ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ता है कि आखिर भाई इस सिस्टम का ज़रूरत हमको क्यों है, या इस सिस्टम को यूज करेंगे तो किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा हमको। द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन इज अंडरस्टैंडिंग द यूजर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम यह है कि यूजर का जो रिक्वायरमेंट है पहले तो उसे समझे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। नाउ consideration is given to the user resources as well as finances। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको ये भी देखना होगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी के हिसाब से। नाउ इन सेलेक्टिंग सॉफ्टवेयर द यूजर मस्ट डिसाइड वेदर टू डेवलप इट। पहले जब भी हमको सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना होता है तो पहले यूजर मस्ट डिसाइड, यूजर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इसको कैसे डेवलप कराया जाए। डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह के हो सकता है। एक तो होता है इन हाउस डेवलपमेंट, मतलब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर कर लिए और वो यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को हायर कर लिए और वो हमारे यहाँ रह के क्रिएट कर रहा है। या फिर हम किसी दूसरे पार्टी को ही बोल दिए कि भाई हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो। तो ये दो तरह के चॉइसेस होंगे कि हम अपने यहाँ डेवलप कराएं या फिर
किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप कराएं। द चॉइस इज लॉजिकली मेड आफ्टर द यूजर हैज क्लियरली डिफाइंड द रिक्वायरमेंट। ये चॉइस तभी हो सकता है कि जब यूजर हमारा क्लियरली डिफाइंड कर दे कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सॉफ्टवेयर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो पहले तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सा काम वो करेगा, उसके लिए हम कितना खर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सिस्टम स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, फेलियर टू स्पेसिफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन अ फॉल्टी इक्विजिशन। अगर आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट ठीक ढंग से नहीं किया, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया, फेलियर हो गए, तो फिर आप जो एक्विजिशन करोगे वो फॉल्टी ही होगा, क्योंकि अब तब आप सही सॉफ्टवेयर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो स्पेसिफिकेशन होने चाहिए सॉफ्टवेयर का शुड बी वो आपके यूजर के रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली मैच करना चाहिए, कि जो यूजर का रिक्वायरमेंट है और जो सिस्टम हम लेने जा रहे हैं उनका स्पेसिफिकेशन ऑलवेज मैच करना चाहिए। उसी के हिसाब से हम, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, उन वेंडर को कहेंगे बिड करने के लिए भाई। they must reflect the actual application to be handled by the system and include system objective। वो अपने सिस्टम के ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उनका फ्लो चार्ट कैसे है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है और कॉस्टिंग कैसा है। द स्पेसिफिकेशन मस्ट ऑल्सो डिस्क्राइब ईच एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम क्लियरली, कंसिस्टेंटली एंड कंप्लीटली। मतलब स्पेसिफिकेशन में जितने भी वेंडर होंगे हमको जिनसे सॉफ्टवेयर लेना है, वो अपना सारा चीज क्लियरली, कंसिस्टेंटली और कंप्लीट करके देंगे कि भाई हम क्या क्या आपको अपने सिस्टम में देने जा रहे हैं। तो इतना सारा स्टेप होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यानी इसके बाद अगला स्टेप है हमारा प्रपोजल का रिक्वेस्ट। जितने भी वेंडर्स हमको मिले, हमने वेंडर ले लिया, हम सबसे पहले तो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया कि क्या क्या जरूरत है हमको, उसका स्पेसिफिकेशन बना लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। प्रपोजल का रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, कि हमने ये तो बता दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि भाई हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए इस टाइप का जिसमें इतने इतने सारे फीचर्स चाहिए। नाउ आफ्टर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जब हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी बन गया, तब हम एक प्रोपोजल का रिक्वेस्ट डालेंगे और वो रिक्वेस्ट भेजेंगे सिलेक्टेड वेंडर्स के बीच। वेंडर तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से बहुत सारे जो जो जिनको हम जानते हैं या जो उस चीज से रिलेटेड है, वैसे बहुत सारे वेंडर को सिलेक्ट करके उनको बिडिंग के लिए बोलेंगे। बिड्स सबमिटेड आर बेस्ड ऑन डिस्कशन ऑफ वेंडर। वेंडर से हम डिस्कस करके उनके बिड्स लेंगे। बिड्स में क्या क्या रहेगा, बेसिकली कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, प्राइस उनका क्या है और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और टाइम फ्रेम क्या है, ये सारी चीजें रहेंगे उनके बिड्स में। दूसरा, रिक्वेस्ट फॉर वेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो हमारे डेटा का कन्वर्जन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि नहीं, मेंटेनेंस कितने दिनों तक करेंगे। उसके बाद वारंटी या गारंटी कैसे देंगे हमारे सिस्टम का, टर्म्स ऑफ लाइसेंस कैसा रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन कब तक का रहेगा। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होगा, मतलब कब कब कितना कितना पैसा देना है। उसके बाद साइज ऑफ स्टाफ अवेलेबल ऑन सिस्टम सपोर्ट। सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उन कितने स्टाफ देंगे या कब कब हमको ये मिलेगा। नाउ जब ये सारा काम हो जाएगा, तो जब वेंडर अपना बिड भर देंगे, तो उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, प्रपोजल के बाद जब हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करेंगे, तो फिर जितने भी वेंडर्स हैं हमारे, वो उसके हिसाब से अपना बिडिंग करेंगे। अब जो बिडिंग किया हुआ डेटा हमको मिलेगा, उस डेटा के हिसाब से हम इवेल्युएट करेंगे और उनको वैलिडेशन, इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन करेंगे। मतलब इवैल्यूएशन फेज रैंक्स वेंडर प्रपोजल। जितने भी वेंडर प्रपोजल्स हैं, उनका जो भी प्रपोजल आया है उसके हिसाब से सारे वेंडर का हम एक रैंकिंग बनाएंगे, कौन सबसे बेहतर है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। इस
चीज के लिए हम लोग क्या क्या इवेल्युएट करेंगे, तो उनके प्राइस की इवेल्युएशन करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी को देखेंगे, उनके टेक्निकल सपोर्ट को देखेंगे, और इन सब के आधार पे सिस्टम वैलिडेशन होगा। हमारा सिस्टम वैलिडेशन इंश्योर्स करेगा कि जो भी वेंडर हमने लिया वो वेंडर मैच हिज हर क्लेम्स, उनके जो क्लेम्स हैं या जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो सब सही होना चाहिए। ट्रू वैलिडेशन इज ऑब्टेन्ड, मतलब जो भी हमारा वैलिडेशन होगा वो सही तरीके से होना चाहिए। एंड आउटसाइड कंसल्टेंट, इसके लिए हम एक आउटसाइड का कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे जितने भी वेंडर ने बिडिंग किया उन सारे का इवेल्युएट करके उनको एक रैंकिंग दे देते हैं। नाउ अब इन रैंकिंग के आधार पे हम लोग अगला स्टेप फॉलो करते हैं वेंडर सिलेक्शन का। तो ये दिस स्टेप डिटरमाइंस द विनर। जितने भी वेंडर्स थे उसमें से जो भी वेंडर हमको बेस्ट मिला, जिनके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन था, किस चीज में, उनका रेपुटेशन अच्छा था, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी है, या उनके सर्विस रिकॉर्ड अच्छे हैं, वो ट्रेनिंग सही से दे सकते हैं, डिलीवरी टाइम उनका सही है, उनका लीज फाइनेंस टर्म सही है, कन्वर्जन शेड्यूल उनका सही है। तो इन सब के आधार पे जो भी वेंडर विनर है या जो भी वेंडर हम की रैंकिंग अच्छी है उस वेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे। इनिशियली अ डिसीजन इज मेड विच वेंडर टू कॉन्टैक्ट। नाउ अब जो भी वेंडर हमारा मिला, जिस वेंडर को हमने सिलेक्ट किया, उससे पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू, तो अब उससे हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे, और इंस्टॉल कराने के बाद जब भी हमारा पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा फिर उस सिस्टम का एक इवैल्यूएशन होगा कि हम लोगों ने जो बात किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो हमारा नया सिस्टम कंफर्म करता है कि नहीं, वो प्लान के हिसाब से है कि नहीं, जो भी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है या जो भी यूजर के रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ऑडिट कराकर देखेंगे कि जो भी चीज़ें था वो करेक्ट है या कोई उसमें डिफरेंसेस है। तो अगर डिफरेंसेस रहेंगे तो हम उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सेप्ट करने लायक है, हल्का फुल्का मेंटेनेंस है, तो वो सब करा के फिर उसके हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी हम लोगों ने देखा ये सब हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन के फेजेस थे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।